बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूँ सोहाब। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ टाइम इज रनिंग लाइक अ बुलेट, और ऐसा ही है। अभी तो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, यानी मंडे हम कर रहे थे, और आज देखिए थर्सडे। वी आर इन द मिड ऑफ द वीक, और आपके बहुत सारे काम होपफुली हो गए होंगे और बहुत सारे नहीं होंगे, लेकिन वीकेंड इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। अगर आप एक ही चीज, एक ही फॉर्मूला जिसके साथ चलते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे काम हो जाएंगे। वो है कंसिस्टेंसी, मतलब मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो काम आप कर रहे हैं, हो सकता है वो होने ही वाला हो और आप मायूस हो जाएं, ऐसा आपने नहीं करना। तो ये पॉजिटिव अप्रोच जो मैं आपको देती हूँ वो हमें भी आती है इस्लामाबाद से। तो हम चलते हैं इस्लामाबाद हरमीत सिंह के पास कि वो कितनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ वीकेंड को वेलकम कर रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत बाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहा। आपने दुरुस्त बात की, और मेरे ख्याल में जब तक आप मनफी सोचों से निकल कर मस्बत अपना रवैया नहीं अपना लेते, सोच को नहीं अपना लेते, मेरे ख्याल में ज़िंदगी में जो मुस्तकबिल में बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। अगर आपकी सोच मस्बत है और नहीं जो कदम आपने उठाया है वो भी मस्बत है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें ठीक होने की तरफ जाती हैं। और बिल्कुल दिन का आगाज़, यानी सुबह का जो आगाज़ है, जब सुबह का आगाज़ ही खूबसूरत तरीके से होगा, मस्बत तरीके से होगा, तो मेरे ख्याल में पूरा दिन ही बहुत अच्छा गुजरेगा। और यही पैगाम हमेशा की तरह आप इसी प्लेटफॉर्म से देती है, और हमारी भी यही कोशिश होती है कि भाई मुस्बत रवैयों को प्रमोट करें, सोच को प्रमोट करें, ताकि मनफी जो असरात है आसपास जो ज़िंदगी में पड़ने हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे दूर चले होते चले जाएँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरमीत। और अगर मैं बात करूं आपकी इस बात के फॉलोअप में, तो ऑब्वियसली हमारी कोशिश ये होती है कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ ना सिर्फ प्रोग्राम शुरू किया जाए, बल्कि पॉजिटिव स्टोरीज और वो सारी जो कि आपको इनकरेज करें फॉर द रेस्ट ऑफ द डे और फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ टू। तो मेरे ख्याल से वो सारी स्टोरीज हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, और उसे हम कहते हैं टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो आज के प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं, आपसे टॉप स्टोरीज शेयर करते हैं। सबसे पहले टॉप ऑफ दी, और आपको पता है कि किसने कौन सा रिकॉर्ड बना लिया है, कौन सी ऐसी खबर जो कि बहुत ही अनोखी और अजीब व गरीब सी है, लेकिन हमारे इस सेगमेंट का हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो इसको आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। मौजूदा इस वक्त सूरत हाल जो इसराइली जारियत की है, और जो अस्पतालों को मुसलसल इसराइल की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल जो है वो दिफाई सिचुएशन में आ चुका है। उनका कहना है कि नहीं, ऐसा हमास की जानिब से किया गया है, जबकि जो ज़मीनी हकाइक मौजूद है उसके मुताबिक इसराइल की तरफ से ही ये हमला जो कि अस्पताल पर किया गया, जिसके बाद 471 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इस सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में एक डिटेल सेगमेंट है जिसको हमने टॉप स्टोरी का हिस्सा बनाया है, इसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आगे बढ़ेंगे, पॉलिटिकल सेगमेंट को शामिल करना भी बहुत लाजिम और मलजूम सी बात है। और आपको पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज से ठीक 2 दिन बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे, और उनके आने से पहले ही जो उन पर केसेस चल रहे थे उसकी हिफाजती ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो राब्ते किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से। इसको आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे, और प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात कर रहे थे कि खुद पर एतमाद करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने ऐसे ये बात शुरू में नहीं की थी, बल्कि इसको एक सेगमेंट के तौर पर आपके सामने डिस्कस करेंगे कि आपने अगर कोई फैसला कर लिया है तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है खुद पर एतमाद करना। और बाज़ औक़ात नाकामियों को अपने करीब तर देख कर, और बहुत ज़्यादा करीब से जब हम नाकामी के पास से गुजरते हैं, तो उसके बाद अपने एतमाद को किस तरह से बहाल रखना है, ये आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। उसको सेगमेंट के तौर पर आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, और आज के दिन की मुनासबत से किसको हमने याद करना है, किसकी बरसी और किसकी बर्थडे है, इसको आज के प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएंगे। और कुछ ट्रिब्यूट जो है वो गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से अपने लेजेंड्स, अदाकार और मौसीकार जो हैं उनको पेश करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें इस सर्जरी की, तो आपको पता है कि अगर रोबोटिक सर्जरी की हम बात करें तो बहुत सारी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से खबरें तो हम प्रोग्राम में हरमीत शामिल करते ही हैं, लेकिन कराची में अगर हम बात करें जिना ग्रेजुएट अस्पताल की, तो वहाँ पर ये रोबोटिक सर्जरी पहली दफ़ा की गई है। और अगर हम ये बात करें, इसको तो क्रेडिट की बात है यकीनन कराची की, और इसको आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में अप्रिशिएट भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें, हम जब गज़ा की बात करते हैं हरमीत, जब इसराइली जारियत की बात करते हैं, तो हमारे पास सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ जो है वो अपने तौर पर ट्वीट की सूरत में या अपने पैगामात या मज़म्मत जो है वो हम तक पहुँचाते हैं, और वो सोशल मीडिया पर आप देखते भी रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तानी मौसीक़ार शहजाद रॉय की, तो उन्होंने एक पूरा गाना जो है वो डेडिकेट किया है, उसको गीत भी कहा जा सकता है। और हमें जो है वो गुड मॉर्निंग पब्लिक के नाम ये एक पैगाम उन्होंने भेजा है, जो कि भेजने का मकसद सिर्फ ये कि मैं ये गाना जो है वो मुकम्मल तौर पर डेडिकेट करता हूँ। जंग की सी सूरत हाल हो तो आपको पता है हरमीत, हमेशा ये गीत बड़े अहम किरदार अदा करते हैं लोगों को इनकरेज करने के लिए, लोगों तक अपना पैगाम बड़े खूबसूरत और सुरीली आवाज़ में पहुँचाने के लिए शहजाद रॉय ने भी इनिशिएटिव लिया है। हमारे नाम क्या पैगाम है, ज़रा आपकी मुलाहिज़ा कीजिए। उसके बाद उनका जो गाना है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में आगे बढ़कर आगे जाके डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज फॉर टुडे, और
आपको पता है कि अब हम जाएंगे आपके और मेरे ऐसे सेगमेंट की तरफ जिसमें हम आपका कोई ना कोई रिकॉर्ड ज़रूर शामिल करना चाहते हैं, बशर्ते ये कि आप भी कोई ना कोई रिकॉर्ड बना लें। लेकिन आपको पता है हर एज फैक्टर की अगर मैं बात करूँ ना, तो उम्मीद पाजी जब हम किसी ऐसे 104 साल खातून का कोई हम रिकॉर्ड बताते हैं ना कि उसने स्काई डाइविंग करके अपनी बर्थडे से पहले ही मतलब ये रिकॉर्ड बना दिया। आपको पता है 2 दिन पहले मुझे खबर मौसूल हुई कि उनकी डेथ हो गई है, मतलब मरने से पहले देखें किस एज ग्रुप की खातून ने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। और बच्चों के बहुत सारे रिकॉर्ड्स, वो क्यूब के रिकॉर्ड्स हो या उनके कोई ना कोई ऐसे रिकॉर्ड्स जो कि इसमें वो एक्सपर्ट होते हैं अपनी हॉबीज़ को लेके, तो हर एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो इस सेगमेंट का हिस्सा होते हैं और बड़े शौक से इसको देखते हैं। तो हम भी इसका बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं, मतलब आज के इस प्रोग्राम में डेली डोज पे बात कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। आज की पहली डोज जो है मीत पाजी बहुत तिखी है, बहुत तिखी है, इतनी तिखी है कि दुनिया की सबसे तिखी तरीन मिर्च जो है वो मैं आपको बताने लगी हूँ कि वो कौन सी है। अगर हम बात करें पेपर एक्स की, ये एक ऐसी मिर्च है जिसको अब इस चीज़ का क्रेडिट हासिल हो गया है कि ये दुनिया की तेज़ तरीन मिर्च करार पाई है। 10 साल लगे हैं इन, अगर इस यूनिवर्सिटी की बात करें, नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी है, जाके रिसर्चर्स ने ये रिसर्च की है, इसकी प्रोडक्शन पे काम किया है और पिछले 10 साल से वो मुसलसल काम कर रहे हैं इसके ऊपर। और 10 साल की प्रोडक्शन के बाद फाइनली दे गॉट दिस क्रेडिट और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी इन्होंने दर्ज करा दिया है। और अब ये दुनिया की तीखी तरीन मिर्च है जिसको मेरे ख्याल से खाने में डाल के तो फिर आप कुछ और खा ही नहीं सकते, बस सी करते रहेंगे और साथ पानी पीते रहेंगे। अच्छा, वैसे मैं अपनी मिर्च की बात करूँ तो मैं मिर्च वाले खाने से बड़ा दूर रहता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे ममालिक में सुहा वहाँ पे हम देखते हैं कि सुबह का नाश्ता जो है वो भी मिर्चों को, जो तीखी मिर्च होती हैं उसको पीटा जाता है, फिर उसकी करी बनाई जाती है और उसके साथ साथ चावल के साथ दीगर चीज़ों के साथ मुख्तलिफ तरीके से वो जो है करी ना, नॉट कड़ी, तो उसकी बनाई जाती है और उसी को खाया जाता है। तो मैं खुद बड़ा हैरान होता था कि खाते कैसे हैं, बट बहरहाल अब तीखी और तीखी से तीखी मिर्ची जो है वो आ गई है। बहरहाल मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों की एक आदत होती है कि वही 10 और 15 वो रखी होती है उन्होंने अपने पास, वो मिर्ची है, हरी मिर्च और ये लाल, और वो खाने के साथ साथ जैसे सलाद कोई लेता है खाता है उसी तरह वो एक एक बाइट लेते हैं उसका और उसी के साथ उनका हाजमा भी अच्छा होता है। लेकिन बहरहाल मैं तो बड़ा दूर रहता हूँ। बहरहाल ये अच्छी बात है कि भाई हाँ तीखी सी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग की ख्वाहिश होती है कि हाँ कोई डिफरेंट चीज़ों का टेस्ट किया जाए, क्योंकि कोई मीठी हो, कोई ज़्यादा दरमियाने तीखी हो, तो उससे ज़्यादा तीखी की है तो उसका भी टेस्ट लिया जाए। और फिर इस किस्म की चीज़ें जब आती हैं तो हम देखते हैं कि शरायत बड़ी मज़े मज़े की लगती है कि हाँ आपने इतनी मिर्चें खा ली तो फिर इतनी शर्त जो है वो आप जीत जाएंगे, और इस किस्म की चीज़ें भी आती हैं। लेकिन बहरहाल आप जिस चीज़ की इमेजिनेशन मुझे करा रहे थे ना वो मैंने कर ली है। वो करी हो या कड़ी हो, आपको पता है मिर्चों का तड़का लगा के ख़वातीन जब चटपटे खाने बनाती है ना घरों में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम कंपैरिजन करें तो ख़वातीन को चटपटे खाने ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये मिर्चें अगर खाने में हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो हम उसके ऊपर तड़का लगा लेते हैं मिर्चों का। लेकिन अगर मैं इस पेपर एक्स की बात करूं तो इस मिर्च को अब ये फ़िलहाल प्रोडक्शन के लिए और इसके बीज जो है बेचने के लिए, ये जितने भी साइंसदान जिन्होंने इस पर काम किया है वो इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं है। उनका कहना है कि हमने बहुत लंबे अरसे रिसर्च की इस पर, तो इसकी प्रोडक्शन के लिए ये क्रेडिट फ़िलहाल हम किसी को नहीं दे रहे, इसकी प्रोडक्शन हम खुद ही करेंगे। मार्केट में लेटर और सूनर ये कब अवेलेबल होंगी प्रोडक्शन के लिए ये हमें नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल तो ये क्रेडिट जो है वो होल्ड करके बैठे हुए हैं और ये तिखा क्रेडिट जो है उन्होंने होल्ड कर लिया है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर ऑब्वियसली मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये नीड ऑफ द मोमेंट है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि मौसम चूँकि बड़ी ये ब्लेस्ड मुल्क है, इस लिहाज से पाकिस्तान के चारों मौसम होते हैं, लेकिन गर्मी का टेन्योर हमेशा सबसे ज़्यादा होता है। एक ऐसी गाड़ी जो पेट्रोल की बजाय महज सूरज की तवानाई से, यानी सोलर पैनल्स जो घर में लगाते हैं उनको पता है कि सोलर पैनल की क्या क्या अफादियत है, अब एक ऐसी गाड़ी भी इंट्रोड्यूस करा दी गई है जो कि सूरज की तवानाई से चलती है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऐसे मौसम की, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन नहीं हुई हरमीत, लेकिन अगर बाकी दीगर ममालिक की बात करें तो वहाँ पता है कि मौसम कभी बादल हो जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है, तो इस गाड़ी के बैकअप पे एक और बैटरी रखी है जो कि अगर मौसम ख़राब हो या बादल हो या सूरज ना निकले तो उस बैटरी को बैकअप के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। स्टूडेंट्स हैं एक यूनिवर्सिटी के जिन्होंने एक लंबा अरसा इस पर रिसर्च किया और उसके बाद ये गाड़ी फाइनली रोड्स पे चलाई, एक्सपेरिमेंट किए। 90 किलोमीटर की रफ्तार से ये जो है वो चलती है और 400 मील का फासला बआसानी तय कर सकती है। और इसकी प्रोडक्शन अभी वास्ट लेवल पे करने की सिर्फ बात की जा रही है, लेकिन मेरे ख्याल से अमीत अगर ये की जाती है तो पाकिस्तान में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चल जाएगी ये गाड़ी।
नहीं सुहा, अगर हम देखें अब फ्यूचर तो यही है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज जो है, बहुत सी दुनिया की बहुत सारे ममालिक, और यही वजह है कि आपने देखा कि पेट्रोल की कभी कभी रोकथाम या बहुत सारी चीज़ें जो खबरें हमारे सामने आती हैं उसकी भी यही वजूहत हैं। और फिर अगर हम सऊदी अरब की बात की या दीगर ममालिक की बात कीजिए तो नए नए प्रोजेक्ट इसलिए लाए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाला दौर कहीं ना कहीं पेट्रोल जो है उसकी का जो इस्तेमाल है वो कम होता चला जाएगा। और वैसे भी ये जो अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मौसमियाती तब्दीली आ रही है उसके लिए भी बेहतर ये प्रोजेक्ट है, वो भी फायदेमंद है। और आपने पाकिस्तान की बात की तो पाकिस्तान में जाहिर बात है कि बहुत सारे ममालिक जहाँ पे पूरा का पूरा यानी पूरे दिन जो है, ऐसे महीने भी होते हैं कि वहाँ पे रात ही होती है, अंधेरे ही होते हैं, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बादल बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। और अगर हम अपने मुल्क की बात करें, मेरे ख्याल में यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो वेदर है और यहाँ की बात की जाए तो चारों मौसम, और फिर आपको पता है कि पंजाबी कैलेंडर के मुताबिक ये 12 बनते हैं, एक एक महीना दूसरे महीने से काफ़ी मुख्तलिफ है। हालांकि इस बात को बड़ा मजाक भी बनाया गया था, लेकिन जो पंजाबी कैलेंडर आप पढ़ेंगी और पूछेंगी बुजुर्गों से, मेरे पास तो पढ़ा भी है, तो उसमें ये 12 महीने और हर महीना बड़ा मुख्तलिफ है। तो पाकिस्तान के मौसम के साथ तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एडजस्ट हो सकती है ये गाड़ी। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ के स्टूडेंट्स जिन्होंने इस गाड़ी को बनाया है, इस पर रिसर्च की, उनका कहना है कि कॉन्सेप्ट कार इसको उन्होंने नाम दिया है और कह रहे हैं कि अगर बड़ी कंपनीज जो हैं वो इस हवाले से कोलैबोरेशन करें और हमारे साथ ये कॉन्सेप्ट कार को शेयर करने की कोशिश करें तो हम इसको बड़े पैमाने पर भी बना सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो गाड़ियाँ बनाने वाली मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं उनको अपनी गाड़ी की रिप्रोडक्शन पर थोड़ा सा फोकस और करना चाहिए, तो हो सकता है ये जो फार्मूला है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको मज़ीद अच्छे तरीके से मार्केट में बाकायदा तौर पर लॉन्च किया जा सके। तो मेरे ख्याल से पेट्रोल से बचने के लिए, पेट्रोल और बढ़ती महंगाई से बचने के लिए कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में काफ़ी हिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है वो कराची से है। अगर आप कराची में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप जाकर फौरी तौर पर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं कराची की तरफ तो भी इसको विज़िट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज कराची एक्वेरियम में अब शार्क्स का भी इजाफा हो गया है। शार्क की अगर हम बात करें, हमेशा गहरे पानी में पाए जाने वाली ये आबी मखलूक जो है, इसे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं और कोई खौफ की अलामत भी इसको समझा जाता है। ऑब्वियसली अगर आप सतह समंदर पे हो तो अगर आपको कहीं दूर से शार्क का सिर्फ ऊपर वाला विंग नजर आ जाए तो ओ माय गॉड आपको डरना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपने इस शार्क को आप करीब से देखना है तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, गहरे पानी में जाने की ज़रूरत नहीं है। कराची एक्वेरियम जाएंगे तो आपको ये शख्स वहाँ भी नज़र आ जाएंगी। सो यू कैन सी, यू कैन विजिट। और वैसे भी सोहा बड़ी अट्रैक्शन होती है, आपकी ख्वाहिश होती है कि अभी हयात जो है उनको उनका भी दीदार किया जाए। और आपने देखा कि बहुत सारी जगहों में अंडरग्राउंड, यानी खासकर दुबई की हम बात करें तो समंदर के बीचों बीच जो रास्ता गुजरा तो आपके आसपास वो सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। लेकिन कराची की बात की जाए, किमाड़ी की बात की जाए, एक अलग सा आपको जाना पड़ता है, एक छोटा सा जजीरा है, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं क्योंकि समंदर करीब है और समंदर करीब होने की वजह से हम देखते हैं कि आसपास बड़ी खूबसूरत पगडंडियाँ, मुख्तलिफ छोटी छोटी झीलें आपको आसपास जब आप निकलते हैं, कोशिश करते हैं डिफेंस की ओर जाते हैं तो आपको बहुत सारी प्यारी प्यारी झीलें छोटी छोटी नज़र आती हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि जो नहीं, जिन्होंने कुछ देखा और जो चाहते हैं कि हाँ शार्क का दीदार किया जाए तो कराची में बड़े आसानी से कर सकते हैं। बस फिर बच्चों के लिए एक और एंटरटेनमेंट और करीब से मेरे ख्याल से बच्चों को देखने का बहुत शौक भी होता है, तो नाउ यू कैन विजिट। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑस्ट्रिया से हमने आपको खबर देनी है, यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया, जिसमें ये अभी हम आपको जो एक गॉड फॉर्म दिखाने लगे हैं, इसको इतनी खूबसूरती से बनाया है, मुनफरिद इसका डिज़ाइन है। और ये आप यूँ कहें कि मुझे लगता है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, वो इसलिए अमीन क्योंकि अगर हम गोट फार्मिंग की बात करें तो ये रुझान अब कंपैरेटिवली पहले ज़माने से बहुत कम हो गया है। और अगर मैं इस पूरे फार्म की बात करूं तो इस लुक को आपके सामने रखने का मकसद ये है कि उसको इतनी खूबसूरती से डिज़ाइन किया है, अलग अलग पार्टीशन बनाई है। अगर हम खाने की बात करें और अगर हम बच्चों की बात करें, गोट फार्मिंग है, ऑब्वियसली कितने क्यूट लग रहे हैं ना, और ऑब्वियसली हम अट्रैक्ट भी बहुत करते हैं। बकरी का बच्चा हो तो वो आपको पता है वैसे इतना क्यूट लगता है, उससे तो फोटोज़ खिंचवाने का। अच्छा, वैसे सोहा, एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि फार्मिंग के हवाले से पहले एक ये डिपार्टमेंट जो था किसी ऐसे लोगों के हाथ में भी था कि हाँ वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, स्कूल की तरफ नहीं जाते थे, और वैसे भी हमारे गांव में बड़ा मशहूर था कि भाई इसको स्कूल नहीं जाना तो उसके लिए ले लेते हैं, 1-2 डंगर ले लेते हैं। तो ये
चीज़ बड़ी मशहूर होती थी, और या बकरियाँ चराएगा ये बंदा, लेकिन बकरियाँ अब मैंने चरा लो। देखा है, बल्कि मैंने आपको याद है कि ईद उल अज़हा पे मेरे बड़े पैकेज चलते थे, रिपोर्टिंग के लिए हम जाते थे, तो I know. मेरी कई मुलाकातें ऐसे नौजवानों के साथ हुई जो पढ़े लिखे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से वो उन्होंने डिग्री ली, बाहर से उन्होंने डिग्री ली, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो फार्मिंग की तरफ आए। और यही वजह है कि आपने ठीक बात की कि कहीं ना कहीं आप इसको एक नए तरीके से, नए ढंग से जो पालने का तरीका है, और कहीं ना कहीं मजीद बढ़ाने की जो बात हो रही, क्योंकि ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं, हर तरफ ज़रूरियात बढ़ रही हैं और उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। जब डिमांड बढ़ती है तो फिर नित नए तरीक़ाकार भी अपनाए जाते हैं, और मार्केटिंग का जो सिलसिला है, दुनिया बदलती जा रही है तो फिर मार्केटिंग का सिलसिला भी बदलता जाता है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा तरीकाकार है। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो काफ़ी मशहूर है इस हवाले से। अगर हमें ओवरऑल देखें तो आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है, बकरियां चराना मतलब एक काम वही है जो पुराना है, लेकिन उसको नए और जदीद अंदाज में करके, उसको मोल्ड करके और उसके एक नई फॉर्म में इंट्रोड्यूस कराना, यही तो एक आर्ट है। और नौजवान नस्ल जो है ख़ासतौर पर मुख्तलिफ अपने आइडियाज़ की वजह से इस तरह की अगर मार्केटिंग बेस्ड फार्मिंग पर फोकस करे तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं और बहुत एक्सपैंड किया जा सकता है, ख़ासतौर पर फार्मिंग के इस पूरे पेशे को। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम रोज़ाना की बुनियाद पर हरमीत आते हैं, शो करते हैं, और रोज़ाना की जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही चल रही हैं, मतलब रोज़मर्रा के जो अमूर हैं उसको हम ऐसे ही सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन चूँकि जिस तरह से वक्त गुजर रहा है और गुजरते लम्हे जो वीडियोज़ और पिक्चर्स हमारे सामने आ रही हैं वो यकीनन दिल भी दहला देती हैं। अगर बच्चों की मुख्तलिफ तस्वीर हम देखें, वो तमाम माएँ बहनें जो इस वक्त उम्मीद से हैं और उन्हें शदीद ज़रूरत है कुछ ऐसी सहूलियात की जो कि तिब्बी सहूलियात होती हैं, वो ना होने के बराबर है। गज़ा की पट्टी पर हर 15 मिनट के बाद एक बच्चा जो है, एक फ़लस्तीनी बच्चा, वो शहीद हो रहा है। और जो माएँ देखती हैं वो वीडियोज़ और पिक्चर, उसके बाद सेलिब्रिटीज़ जो हैं यकीनन अपने अपने प्लेटफॉर्म से जिनकी ह्यूज फॉलोइंग है वो कोशिश ये करते हैं कि अपनी आवाज़ जो है वो गज़ा के तमाम बच्चों के लिए बुलंद की जाए, इसराइल के ख़िलाफ़ की जाए, इसराइल की जारियत के ख़िलाफ़ की जाए। तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से हम देखते हैं कि मज़म्मत के पैगामात भी आते हैं, और शहजाद रॉय ही इज़ वन ऑफ दोज़ के हमेशा इस तरह के जब नागहानी सूरत हाल हो या मुश्किल में हो इंसानियत, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि इस तरह का कोई पैगाम या इस तरह का कोई गाना ट्रिब्यूट के तौर पर, ख़ासतौर पर अपना किरदार अदा करने के लिए ज़रूर इस मौके में पार्टिसिपेट करें। और एक पैगाम उन्होंने गुड मॉर्निंग पब्लिक के नाम किया है, उस पैगाम को मुलाहिज़ा कीजिए। और उसके अलावा गज़ा के बच्चों पर, गज़ा की सूरत हाल पर एक गीत भी उन्होंने लिखा है, वो भी आपको सुनाएंगे। पहले जिनका पैगाम है, जस्ट हैव अ लुक। वॉर होती है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो होता है। तो मेरा ये गाना जो कि फैज़ अहमद फैज़ साहब की पोइट्री है और उसका वीडियो फैसल कुरैशी ने बनाया है, मैं डेडिकेट करना चाहूँगा उन तमाम बच्चों के लिए जो गाज़ा में, पैलेस्टाइन में मारे जा रहे हैं। और इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता कि इतने छोटे बच्चे जो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते और वो किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो ये गाना उन बच्चों के नाम है। जब भी वॉर होती है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो होते हैं वो बच्चे होते हैं। तो मेरा ये गाना जो कि फैज़ अहमद फैज़ साहब की पोइट्री है और उसका वीडियो फैसल कुरैशी ने बनाया है, मैं डेडिकेट करना चाहूँगा उन तमाम बच्चों के लिए जो गाज़ा में, पैलेस्टाइन में मारे जा रहे हैं। और इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता कि इतने छोटे बच्चे जो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते और वो किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो ये गाना उन बच्चों के नाम है। हरमीत, यही पैगाम हमारा भी है कि जंग की सी सूरत हाल हो, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो, तो आपको पता है कि जो ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हम देखते हैं वो बच्चों की और ख़वातीन की होती हैं। और ये सूरत हाल जो इसराइल की जानिब से जारी है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। और रही सही कसर जो है वो आपको पता है कि अस्पताल पर हमला करने के बाद 471 फ़लस्तीनी मौके पर ही शहीद हो गए हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो कुछ विजुअल हॉस्पिटल के आ रहे हैं ना हमारे सामने, यकीनन दिल दहलाने वाले हैं। आप एक तरफ देखते हैं कि बच्चे अपने वालिदैन के साथ कुछ खेल, कुछ इंतज़ार में, कुछ लोग जो ज़ख्मी हैं उन्हीं के इंतज़ार में, और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। और अभी अब अंदाज़ा लगा लें कि उसी अस्पताल का जो मलबा है वो भी अभी तक नहीं हटाया गया, वहाँ पे शहीदों की एक बहुत बड़ी तादाद है। फिर अगर आप देखें कि अमरीकी सदर जो हैं वो जिस तरह उनका बयान सामने है, यकीनन ऐसा लगता है कि उन्होंने मज़ीद नमक छिड़कने की कोशिश की है। और इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया पर जो हम देखते हैं और जो लोग ये आवाज़ बुलंद करते हैं फ़लस्तीन के हक़ में, तो उनके ट्विटर अकाउंट
अकाउंट, उनके फेसबुक अकाउंट, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे उनके नोटिस आना शुरू हो जाते हैं। ये एक तरफ हम देखें। दूसरी जानिब आपने देखा कि कल भारत की एक अदाकारा हैं सोनम कपूर, जब उसने ट्वीट किया तो हत्ता कि भारत में भी मैंने देखा कि उसके खिलाफ मुख्तलिफ तरीके से जो है वो नारेबाजी और फिर उसी तरह एहतजाज। तो एक तरफ तो हम ये सारी तस्वीर देख रहे हैं, दूसरी जानब वो लोग जो दावे करते हैं इंसानी हकूक के, और जब हम देखते हैं कि वहाँ पे किसी गोरे का कुत्ता भी मर जाता है तो पूरी दुनिया जो है वो हिल जाती है और इंसानी हकूक की तब उनको याद आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे मासूम बच्चे, और जब मैं वो तस्वीर मेरे सामने आती हैं तो यकीनन बहुत दिल दुखाती हैं, क्योंकि किसी की फैमिली जो है, कभी उनकी तस्वीर जब सामने आती है और बाद में हम देखते हैं कि उनकी लाशें बेयारो मददगार पड़ी हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं किसी की टांग कटी है, किसी का हाथ कटा है, किसी जो है अपना बच्चा उसने गोद में उठाया और वो मुंतज़िर है कि इसको दफनाऊं तो कहाँ दफनाऊं। ये जो मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं यकीनन दिल हिलाने वाले हैं। और जो सूरत हाल है इस वक्त, यकीनन पूरे खित्ते की अगर मशरिक़ वस्ता की अगर बात करें तो वहाँ पे जो करीब ममालिक हैं वहाँ पे भी खौफ और राज है। फिर हम देख रहे हैं कि गजा में जो कुछ हुआ, पानी, ईंधन, खाना सब कुछ बंद कर दिया गया। फिर जो रिक्वेस्ट की गई है मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, इंसानी हकूक़ की इदारों की जानिब से कि आप खाना तक प्रोवाइड कर दें, तो उसमें जितनी कदगनें लगाई गई हैं यकीनन वो उसकी जितनी भी हम मजम्मत ही कर सकते हैं, क्योंकि जो सूरत हाल है उसमें यही कुछ कहा जा सकता है। और हरमीत, मजम्मत करने के अंदाज़ की अगर हम बात करें तो हर बंदा जिसके पास कोई प्लेटफॉर्म है या उसके पास फॉलोइंग है, वो अपने अंदाज से, अपने तरीके से जो है वो गज़ा में इस वक्त इसराइली जारियत जो जारी है उस पर अपना इजहार कर रहे हैं। और हरमीत, चंद आने वाली रिपोर्ट्स जो हैं उनके जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं और नंबर्स मौसूल होते हैं, उनके मुताबिक गज़ा में हर 15 मिनट के बाद एक फ़लस्तीनी बच्चा जो है वो शहीद किया जा रहा है इसराइल की जानिब से। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इसराइल जो इस वक्त दिफाई सिचुएशन में आ चुका है, क्योंकि हस्पताल पर किए जाने हमले के बाद वज़ीर आज़म इसराइल नेतन्याहू की जानिब से, उनकी इंतज़ामिया की जानिब से बारहा एक ट्वीट में कहा जा रहा है कि नहीं, ये हमास की जानिब से किए जाने वाली बमबारी का नतीजा है जो कि अस्पताल को नुकसान पहुँचा है। और ख़ुद ये इल्ज़ाम एक बार फिर से जो इस वक्त मज़ामती फ़ोर्स है इस वक्त फ़लस्तीन की, हमास पर ये इल्ज़ाम जो है वो आयद किया जा रहा है इसराइल की जानिब से। इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर है बैनुल-अक़वामी अमूर के, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सब ये सारी सूरत हाल ख़ासतौर पर तब ज़्यादा ख़राब हुई जब अस्पतालों को निशाना बनाया गया इसराइल की जानिब से। लेकिन अगर इसराइल की जानिब से हम बात करें तो इसके बाद ईरान और दीगर जो आपके अरब ममालिक हैं उनकी जानिब से एक रिएक्शन सामने आया, जो कि आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था और इसकी रिक्वायरमेंट भी पहले थी। आप क्या देखते हैं इसके बाद मज़ीद क्या स्टैंड अरब ममालिक को लेना चाहिए सारी सूरत हाल पर? देखिए जी, जो अरब ममालिक से मुराद अगर आपकी इस्लामी दुनिया है तो उन्होंने जो कल अपना जद्दा में जो OIC का समिट किया था, जो इजलास किया था, उसकी एक करारदाद तो हमें स्ट्रॉन्ग वर्डेड सामने आई है। और उसमें भी मैं समझता हूँ इस वक्त तक इतने यानी तशद्दुद और इतने सूरत हाल, जंगी सूरत हाल पैदा होने के बावजूद भी जो है अभी तक जो है हम आलमी इदारे जो हैं यानी उनसे उम्मीदें सारी लगाए बैठे हैं। ये आलमी इदारा इस जंग के आगाज से लेके अब तक अमेरिका जो है UNO में 2 करारदादें जो है वीटो कर चुका है इशू पे। और इसी तरीके से जो आलमी दुनिया के अपने आप को सरखेल कहते हैं, चैंपियन कहते हैं इंसानी हकूक़ के, अमेरिका या यूरोपीय ममालिक, उनका दोगलापन जो है वो किसी से पोशीदा नहीं है जी। उनके सदर जो है अमेरिका के, वो और उनके वज़ीर ख़ारजा और उनके वज़ीर दिफा वो खित्ते का बराह रास्त दौरा कर रहे हैं। और हमारी इस्लामी दुनिया जो है वो अपने अपने जुब्बा दफ्तार संभाले, टेलीफोनों के साथ लगे जो है वो निगोसिएशन में मसरूफ़ है। आप अगर खित्ते के ममालिक के इज़हार यकजहती के लिए उनकी सरहद तक नहीं आ सकते तो ऐसे में फिर आपका कायदाना किरदार क्या है? फिर आप दुनिया से ही अमन की भीख मांगेंगे जिस तरीके से अभी आप मांग रहे हैं। क्या आपके पास लाओ लश्कर नहीं है? आपके पास हथियार नहीं है? आपने इसी अमेरिका से उसकी वॉर सनत जो है इंडस्ट्री को चलाने के लिए इतने भारी पैमाने पे अपने पास असला इकट्ठा कर रखा है। वो असला न जाने आपने किस दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करना है, कौन से मुसलमान या कौन से मुकद्दसात हैं उनकी बाजियाबी के लिए कुछ जंग लड़ी जानी है तो उसके लिए इस्तेमाल होना है, या आपने वो अपने कौमी दिनों पे सिर्फ रंग बखेरने के लिए फ़ज़ा में रखा हुआ है कि हम ये चला के अपने अवाम को खुश करेंगे। तो अब अवाम जो है वो बेदार हो चुके हैं। आप उस वक्त से डरें कि जब वही अवाम जो है आज अहलियान गज़ा के साथ जो इज़हार यकजहती कर रहे हैं, कल वो आपकी सर्दमहरी के खिलाफ सड़कों पे होंगे। तो इसी वजह से अभी
जो कल अमेरिकी सदर आए। मंसूर साहब, अगर हम देखें कल ओआईसी के हवाले से पूरी मुस्लिम ममालिक जो है थे वो भी इस इंतजार में थे। अवाम की दिल की धड़कनें धड़कती हैं तो फलस्तीनी अवाम के साथ, और तकलीफ में हर तरफ अगर हम देखें जिस तरह एहतजाज रैलियां भी निकाली जा रही हैं, लेकिन वही पुराना रट्टा रटाया आप ये कह सकते हैं, वही स्क्रिप्ट, वही पुरानी स्क्रिप्ट और वही फिर हमारे सामने आई। ऐसे में सर दूसरी जन जो बाइडन जिस तरह गए और फिर सारा इल्जाम जो है उन्होंने हमास पे ही डाला है, चाहे वो अस्पताल का हो, दीगर मामलात हो, आपको क्या लगता है कि अगर ये जंग जिस तरह लग रहा है कि मामला वीटो भी किया गया है, कल आपने देखा वो मामला वीटो किया गया कि भाई नहीं हो सकता है, जंगबंदी नहीं हो सकती, तो अगर ये लॉन्ग टर्म तो ये जंग तूल पकड़ेगी तो मशरिक़ वस्ती पे मजीद कितने असरात होंगे इसके दीगर ममालिक पे? देखिए जी, दीगर ममालिक में मैं सबसे पहले इसराइल का जिक्र करूंगा कि इस वक्त इसराइल के अंदर जो सियासी सूरत हाल है, सिक्योरिटी सूरत हाल है, वो इंतहाई मुकद्दर है, क्योंकि मीडिया जो है वो इस वक्त गजा के जो मजालिम हैं, जो गजा में होने वाली जो तबाही है उसको दिखा रहा है। उस तरफ तवज्जो किसी की नहीं गई। इसराइल की मईशत जो है वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए नोज ड्राइव पोजीशन में आ गई है। उनके यहाँ से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो कंपनियां हैं, वो वहाँ से वापस अपना बिजनेस समेट के ले जा रही हैं। उनका जो शक्ल है उसकी कदर में इंतहाई गिरावट रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से उनके यहाँ मुख्तलिफ उनकी जो ऑयल पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो वहाँ से, उससे बढ़कर जिन लोगों को, जिन यहूदी आबादगारों को वो दुनिया भर से ला के इसराइल में फ़लस्तीन में आबाद कर रहे थे, वो तमाम के तमाम जहाज और बहरी जहाज़ों में भर के अपने अपने मुल्कों को वापस जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जो एक बड़ी रोजी पिक्चर पेंट की थी इसराइल ने, अपने यहाँ तरक्की की, अपने यहाँ दफाई तरक्की की और सोशल वेलफेयर की, वो सारी की सारी जो है ना अब हमास के इस हमले के बाद जो है वो तितर बितर हो गई है। यकीनन इसका फॉल आउट दीगर मुस्लिम ममालिक यानी दीगर खिते के ममालिक पे, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त यानी जो इन्फ्लेशन का इंटरनेशनली एक दौर है, और ख़ासतौर पर मिस्र जो है इस वक्त अरब दुनिया का वो सबसे लीडिंग मुल्क है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रिकॉर्ड गई है। मैं समझता हूँ कि इस खिते के मुल्कों ने जो थोड़ा सा मेहनत दिखाया है, इस तरीके से उन्होंने बाइडन साहब की मेज़बानी से इनकार किया इस हमले के बाद, तो बाइडन साहब को सिर्फ और सिर्फ अपने जो मेज़बान थे इसराइल के अंदर, उनके साथ 4 घंटों में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। और उनका जिस तरीके से माइंडसेट है और उनके जो सेहत का आलम है कि वो बाज़ औक़ात पोडियम से तकरीर करके वापस जा रहे होते हैं, फिर वापस आके पूछते हैं कि मैंने तकरीर कर दी है कि नहीं कर दी है। तो मंसूर साहब, जिस तकरीर की आप बात करें उसी तकरीर में जो इसराइल के वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उनको मुखातिब करते वक्त ये भी कहा कि मैं ये जानता हूँ कि इसराइल पर जो अभी इसराइल की जानिब से हमला नहीं किया गया अस्पतालों पे, वो हमला हमास की जानिब से किया गया। ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जब वो कॉन्वर्सेशन में थे तो ये बातें उनकी जानिब से की जा रही हैं। आप क्या समझते हैं कि इसके बाद जो रिएक्शन आया है दीगर अरब ममालिक से, जिसकी हम रिक्वायरमेंट भी थी, जिसको हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, जिसके लिए हम समझते हैं कि काफ़ी देर भी हो गई है, आप क्या समझते हैं मिस्र के बॉर्डर को खोलने के लिए भी इस वक्त इसराइल की जानिब से कहा जा रहा है कि यरगमालियों को पहले भेजा जाए, निकाला जाए, उसके बाद ही इजाज़त दी जाएगी? वो सिचुएशन क्लियर होने में आपको क्या लगता है, कितना टाइम मजीद लग सकता है और क्या उसके लिए होना चाहिए? देखिए जी, यरगमालियों के हवाले से जो अमेरिका और इसराइल का मुतालबा है उसको हमास ने फिलहाल तस्लीम करने से इनकार किया है। वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलने की पहले बात कर रहे हैं, और यही वजह है कि आज बाइडन साहब का जो स्टेटमेंट जो उन्होंने अपने जहाज से ड्यूरिंग प्रवास सीसी साहब से फ़ोन पे बात करते हुए, क्योंकि सीसी साहब ने उन्हें ज़मीन पे मिलने से इनकार कर दिया था, ये वो मैं समझता हूँ एक रवैया है। अगर ये पहले दिन से ही मुस्लिम दुनिया, मुस्लिम हुक्मरानों ने शो किया होता, वो कतार अंदर कतार रेड कारपेट लगा के इनके इस्तकबाल ना कर रहे होते, इन्हें बता रहे होते कि भाई हमने अपने अवाम में जाना है, वो हमें जो वो पूछते हैं, तो कम से कम बाइडन साहब और उनका ये जितना भी लाओ लश्कर वो फौजी लिए फिर रहे हैं, वो इतना बिल्डअप ना हो सकता। ठीक है मंसूर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त इसराइल जो है वो अपने दिफा के लिए फौरी तौर पर तमाम तरह इल्ज़ामात और जिम्मेदारी जो है वो हमास पर डाल रहा है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इससे टोटल बरअक्स ही दिखाई देते हैं। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हरमीत, वैसे तो जिस एरा में हम रह रहे हैं हर चीज़ मशीन बेस्ड हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कोई चीज़ जो है वो जहाँ पहले महीनों में, दिनों में होती थी, अब मिनटों और सेकंडों में हो जाती है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम बात करें हमारे घर में बनने वाले ऐसी रिवायती अंदाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज भी हमारे घर वाले कहते हैं कि उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और अगर हम बात करें कोलू के तेल की, तो उसको निकालने का जो तरीक़ाकार होता है वो भी हमारी सकाफ़त का एक खासा है। और अगर हम सरसों के तेल की बात करें तो आपको इस बात का अंदाज़ा है कि कोलू के तेल की आज भी जो क्रेडिबिलिटी है उसको कोई मैच नहीं कर सकता, कोई मीट नहीं कर सकता। तो ये हमने एक रिपोर्ट ज़बरदस्ती बनाई है, आपको देख के वापस आए फिर इसी पर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। जस्ट हैव अ लुक।
जद के बावजूद कोहलू के बैल और कोहलू के तेल की मिसालें आज भी दी जाती हैं। गोल गोल घूमते कोहलू के बैल की दुनिया एक दायरे तक महदूद और कोहलू का तेल ही इसकी मेहनत का समर है। आज दुनिया सिर्फ कोहलू तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि तेल निकालने के लिए जदीद तरीन मशीनरी मार्केट में आ चुकी है। मशीनों की मदद लेने के बावजूद आज भी कोयलों के तेल को ही असल तेल करार दिया जाता है। शहरी कहते हैं कोयलों के तेल का कोई मुकाबला नहीं। सरसों का तेल इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। डॉक्टर हजरात भी हमें ये हदायत करते हैं कि सरसों का तेल इस्तेमाल करें, ना कि बाज़ारी कोई घी या ऑयल इस्तेमाल करें। मैं यहाँ से अभी तेल लेने आया हूँ। मैं यहाँ से सरसों का तेल जो कि लेके जा रहा हूँ, पहले भी मैं लेके जाता हूँ। ये बहुत सी बीमारियों से हमें बचाता है और ये हमारी इंसानी ज़िंदगी के लिए मुफीद है। कोयलों से तेल हासिल करने के बाद निकलने वाली खाल भैंसों को चारे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। सरसों का खालिस तेल अपनी आंखों के सामने निकलवाने के लिए शहरी कोयलों पर आंखें बंद करके यकीन करते हैं। कुछ लोगों के लिए कोयलों का तेल जरूरत है तो कुछ के लिए कोयलू माजी की खूबसूरत रवायत का अक्स करता है। शहरियों का कहना है कि सरसों का तेल इंतहाई फ़ायदेमंद होता है। ये मुख्तलिफ अमराज से बचाता है और डॉक्टरों की भी यही हदायत है कि सरसों का तेल है वो खाने में इस्तेमाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ मियां अहमद, पब्लिक न्यूज़, कंगनपुर। वैसे हरमीत आपको पता है ये बात वैसे ऑन स्क्रीन करनी चाहिए, बिकॉज मेरे घर में एक लंबे अरसे के बाद मेरे अब्बा ने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया है कि हमारे घर में जो खाना बनता है वो सरसों के तेल में बनता है। और अगेन अगर हम अपनी तिब के सेगमेंट की बात करें तो आपको पता है कल भी हमने इस पर एक सेगमेंट किया था, और जो माहिर तिब है वो इस हवाले से यही कहते हैं कि अगर हम तेल की बात करें तो सरसों का तेल भी एक स्पेसिफिक तेल होता है। जो आम मिलने वाला तेल होता है उसको हम सरसों का तेल नहीं कह सकते, इसमें आपने खाना बनाना होता है। तो सेहत के एतबार से भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं जिनसे हमें मुस्तफ़ीद होना चाहिए। चीज़ आपने सोहा देखा होगा, वैसे पैकेज की अगर बात की जाए तो पैकेज में एक चीज़ जो हमारा एक आम सा तासुर भी है कि ये जब चावल की फसल पकती थी गांव में तो फिर जब ट्रैक्टर और मशीनें वगैरह नहीं होती थी तो बैल के ज़रिए घुमा घुमा के चावल जो है उनसे अलहदा किए जाते थे और ये टाइम बड़ा ज़्यादा भी लगता था। इसी तरह मैं देख रहा था कि सरसों का ऑयल निकालने के लिए भी कई जगहों पर बैल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर एक और चीज़, जो पुराने लोग हैं ना वो उनको मशीन के थ्रू जो निकलने वाला तेल है या चावल है वो अच्छे नहीं लगते हैं। वो कहते हैं ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये ऑर्गेनिक तरीका हमने वही इस्तेमाल करना है। और बहुत सारे इलाकों में वैसे ही होता है। आज भी आप जिन देही इलाकों में जाएं तो वो कहते हैं नहीं ये तरीकाकार जो पुराना है वो ठीक है। लेकिन बहरहाल आपने एक बात दुरुस्त की कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है जहां आप आते हैं बुनेर के इलाके से या दीगर इलाकों से, रोस्तम का इलाका है, वहां पे सरसों की बहुत ज्यादा फसल भी होती है और वहां का तेल पूरे खैबर पख्तूनख्वा में काफी मशहूर है कि वहां पे अगर आपने तेल खाने के लिए लेना है जो सरसों का है तो वो एक अलग आपको मिलेगा, साथ ही दुकान में मिलेगा। और साथ अगर आपने अपने बालों के लिए लेना है तो इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों जो है मुख्तलिफ तरीके, उनका जो प्रोसेस है थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से जो कड़वाहट है कहीं ना कहीं खाने वाले तेल में नहीं हो, दूसरे में हमें महसूस फील भी किया जा सकता है जब आप उसको टेस्ट करते हैं। लेकिन बहरहाल बालों के लिए भी काफी मुफीद है, कम से कम मसाज होना चाहिए 2-3 दिनों में। देख रही हूँ कि अगर आपने ऑब्वियसली आप अगर गाँव की जब बात करते हैं और कोई रुदात सुनाते हैं, कोई कहानी सुनाते हैं तो यकीनन आपने इस चीज़ को खुद देखा भी होता है, एक्सपीरियंस भी किया होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक मेहनत तलब काम है। अब इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को उसने आसान बनाने के लिए मशीन बेस तो कर दी है, लेकिन ये वो तमाम चीज़ें जो कि मेहनत तलब है वो आज भी जो लोग पसंद करते हैं, जैसे हमने घर के बड़ों की बात की, तो उनको लगता है कि इसका कोई नेमुल बदल नहीं होता और कोई चीज़ इसको रिप्लेस कर ही नहीं सकती। तो वो मेहनत करने के लिए भी राज़ी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम चूँकि आसानी की वजह से वो प्योरिटी जो है उसको हमने मिस कर दिया अपनी लाइफ से। एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और आपको पता है कि एक लाइन जिसमें आप किसी को ये कह देते हैं यस यू कैन डू इट, या समटाइम अगर मैं अपने आप से कहूँ यस आई कैन डू इट, तो ये दो ऐसी लाइनें हैं जो कि आपको इतना इनकरेज कर देती हैं कि उसके बाद अगर आप एक काम नहीं भी कर पाते या नहीं भी हो सकता आपसे तो आप कहते हो नहीं आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। लेकिन ये खुद एतमादी जो है बाज़ुकात अगर हम इसकी बहुत सारी सब ब्रांचेस पे बात करें तो आपकी खुद एतमादी बाज़ुकात ओवर कॉन्फिडेंस में भी बदल जाती है। बाज़ुकात अगर आप नाकामी को करीब से देख लें तो आपका मोराल बिल्कुल डाउन हो जाता है।
किस तरह से अपने आप को खुद एतमाद रखना चाहिए? आपने अक्सर औक़ात सुना होगा कि आपने फैसला करने से पहले बहुत सोचना है और करने के बाद एक दफ़ा नहीं सोचना, लेकिन मैं कह रही हूँ कि भाई हम इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। सम टाइम अगर आपसे गलत फैसला भी हो जाता है तो उस फैसले को अपने हक़ में अपनी खुद एतमादी से कैसे बेहतर बनाना है, ये आपका टास्क होना चाहिए। ऑल दो खुद एतमादी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है बचपन से बच्चों में अपब्रिंगिंग के तौर पर अगर आप देखें तो तब इस चीज़ को उनके दिमागों में इंडल्ज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँचने के बाद भी हरमीत खुद एतमादी आप में ज़ीरो होती है। तो किस लेवल पर इस पर काम किया जा सकता है, इस पर आज के प्रोग्राम में हमने डिटेल में बात करनी है। जो पैनल मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मानूर खान हमारे साथ मौजूद हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट हैं। इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मानूर। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। डॉक्टर फातिमा ताहिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। नफ्सियात कितना ज़्यादा मतलब आपका ये साइड इफ़ेक्ट आफ्टर इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी पे अगर आप हार को करीब से देख लें तो उसको ओवरकम कैसे करना, ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप अस्सलाम। डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपसे शुरू कर लेते हैं डॉक्टर फातिमा, कैसे एड्रेस करेंगी आप इस चीज़ को स्पेसिफिकली कि खुद एतमादी जो है वो आपके अंदर कैसे पैदा होती है? अगर हम बच्चों से शुरू कर लें तो क्या आपके माँ बाप, आपकी स्टडीज़, आपके घर का माहौल वो अहम साबित होते हैं या ये खुद एतमादी पैदा करनी पड़ती है? देखिए, अगर सिर्फ आप स्पेसिफ़िकली बच्चे की बात कर रहे हैं तो बच्चे के अंदर तो बहुत सारी चीज़ों का रोल है ना। बच्चे के अंदर तो एक अपनी जंग है, लेकिन उस जंग में जीतने में उसके माँ बाप का भी किरदार है, उसकी फैमिली का किरदार है, उसके एजुकेशन सिस्टम का किरदार है, उसके टीचर्स का किरदार है। सो अगर सिर्फ आप बच्चों की बात कर रहे हैं तो आपको इन सारे फैक्टर्स की तरफ देखना पड़ेगा कि उसकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है, उसका एजुकेशनल सिस्टम कैसा है, वो खुद को खुद की नज़र से कैसे देखता है। हम साइकोलॉजिस्ट तो इस चीज़ पे भी बिलीव करते हैं आपका बर्थ ऑर्डर क्या है, आप फर्स्ट बॉर्न हैं, आप सेकंड बॉर्न हैं, आप लास्ट बॉर्न हैं, बहुत मैटर करता है क्योंकि फैमिली की तरफ से आपको उसी तरह का प्यार मिल रहा होता है। बिल्कुल, तो उसी के ज़रिए आप देखें ना, एक बच्चा अपने बाप से बात करने में ज़्यादा आसानी महसूस करता है और सेम उसी बाप का बच्चा शायद अपने बाप के साथ उस तरह से बात नहीं कर पाता। तो ये बहुत छोटे छोटे लेवल्स होते हैं जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप बचपने की बात करते हैं तो इन सब फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जी हरमीत। अच्छा, फातिमा ने जो बात की, हमने बहुत ज़्यादा देखा ये सारी चीज़ें क्योंकि गैप होता था वालिदैन के दरमियान। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग रखते हैं, बहुत लोग फ्रेंडली हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ये दुरुस्त अमल नहीं है कि बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली होना। आप इसको कैसे समझती हैं? और अगर एक बाप फ्रेंडली है अपने बच्चे के साथ तो आने वाला टाइम जो है बच्चे का किस तरह आप देखती हैं? और कहीं ना कहीं हमारा दौर, हमें याद है कि भैया अपने वालिद साहब के सामने उस राह से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अच्छा, इसमें ना कुछ पेरेंटिंग स्किल्स होती हैं जो मैटर कर रही होती हैं। उसमें सेम टाइम पे पेरेंट्स का थोड़ा सा बच्चे के ऊपर सख्ती प्लस नरमी, अगर ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली आपका आउटकम बहुत अच्छा होगा। आपके बच्चे के अंदर दोनों चीज़ें, जब उसको पता है कि मेरे लिए इनकार किस चीज़ का और इकरार किस चीज़ का, तो एक स्टाइल आ जाता है जब आप बिल्कुल इनकार करते रहते हैं तो शायद आपका बच्चा बिल्कुल इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। और दिस कुड बी ऑल्सो पॉसिबल अगर आप उस बच्चे को बिल्कुल एक लूज सा माहौल दे रहे हैं, बिल्कुल आज़ादी है, तो वो किसी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ भी जा सकता है। मैं जब भी कॉन्फिडेंस की बात करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत थिन लाइन है कि आप सुपीरियर कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाते हैं या इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स की तरफ चले जाते हैं। छोड़ दें ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, वो मुझे लगता है बहुत हार्श टर्म है अगर हम किसी को ओवर कॉन्फिडेंट कह रहे होते हैं, लेकिन सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में भी एक्चुअली वही चीज़ें आप इनहेरिट कर रहे होते हैं या डेवलप कर रहे होते हैं अपने अंदर कि आपको लग रहा होता है मैं दूसरों से बेहतर हूँ, तो वो बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंस ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, बड़ी आप थिन लाइन की बात कर रहे हैं, बाज़ औक़ात अगर हम पेरेंट्स से कहें कि लेट देम डू वाली पॉलिसी बच्चों को करने दे, वो भी गलत हो जाता है। और समटाइम आपने इतना चेक एंड बैलेंस रखा होता है कि जहाँ पाबंदियाँ होती हैं वहीं पे उन पाबंदियों को तोड़ने के लिए भी हथियार तैयार होते हैं बच्चों के। खैर, बच्चों से निकल के बड़ों की तरफ चलते हैं। मानूर, आपकी तरफ आती हूँ, बीइंग अ मार्केटिंग एक्सपर्ट, आप क्या समझती हैं कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि आपको कहा ही जाता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आप एक्सपीरियंस करेंगे तो ही आपको समझ आएगा वरना नहीं आएगा, लेकिन आजकल हमारे एक्सपीरियंस नहीं करने वाले लोग भी इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। आप क्या समझती हैं कि एक्सपीरियंस के बगैर आप में वो खुद एतमादी आ जाती है इधर उधर से देख के? वेल मुझे ऐसा लगता है कि ख़ुद एतमादी का जो लफ्ज़ है वो एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है। पहले तो मैं उसको इसको डिफ़ाइन करने के लिए मैं पहले इसको डिफ़ाइन कर लूँ कि है क्या। जैसे कि इसमें बोला जाता है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। सो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बेसिकली है ख़ुद पे बिलीव करना, ठीक है। अब ख़ुद पे बिलीव
आपको कैसे आता है, अब उसकी भी बहुत सारी सर्टन चीज़ें हैं। आप खुद पे बिलीव, आप खुद, जाहिर बात है आप एक वो इंसान है, आप कह रहे हैं कि भाई आप तो खुद पे बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अब उसके लिए आपकी सराउंडिंग मैटर करती है, उसके लिए वो लोग मैटर करते हैं कि आपके पास किस तरह के लोग हैं। आप खुद पे बिलीव तब करते हैं जब सपोर्टिंग आपकी सराउंडिंग होती है। अगर वो लोग आपको सराउंडिंग में आप पे बिलीव ही नहीं कर रहे तो वो बिलीव कहाँ से आता आपको है? इनकरेज नहीं कर रहे, जाहिर बात है वो कहाँ से आएगा बिलीव। और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके वालिदैन नहीं, आपके दोस्त भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। एक छोटा बच्चा जब होता है, जब वो सोशलाइज करना शुरू करता है, उसकी कंपनी किस तरह की है, किस तरह की नहीं, ये सोशलाइजेशन का एस्पेक्ट शुरू से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं, अपनी एक्सपीरियंसेस की बात करूं तो मेरे शायद मैं एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती हूं, जहां पे हमें खुद पे यकीन करना तो नहीं सिखाया गया, ना इस तरह की कोई बात बताई गई कि आप खुद पे यकीन करेंगे तो ये होगा। वहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मैं बात करूं तो मेरी कंपनी इस तरह की थी कि जहां पे इस तरह के बच्चे मुझे मिले जिनको खुद एतमादी बहुत ज़्यादा थी जिन पे, तो मैंने उनको देखकर सीखा, उनको अडॉप्ट किया। तो मेरे घर में वो चीज़ नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी सराउंडिंग में मानूर एक चीज़ घर से आती है। जी 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 है जी। मानूर एक चीज़, एक तो हम बात करना है, हम कोशिश करते हैं कि फ्रंट ऑफ द क्लास बात करें या किसी स्टेज पे बात करें। एक तो ये लेवल है, उस लेवल तक जाना। लेकिन हमने देखा है कि चाहे वो शादी का फंक्शन है, कुछ छोटा मोटा फंक्शन, हमने देखा है कि चाहे वो नौजवान लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, अगर एंट्री मारते हैं तो कहीं ना कहीं भाव वैसे मतलब शर्मीले से नजर आता है। ये क्या वजह होती है कि कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता कि वो उस फंक्शन में भी जाएं, चाहे वो लड़का अगर लड़कियों के बीच में जा रहा है तो कहीं ना कहीं खौफ भी उस पर तारी से तरह, अगर लड़की कहीं जा रही है किसी फंक्शन में तो ये चीज़ भी हम देख रहे हैं कि ये छोटे लेवल की लग रही है, क्योंकि हमने तो आगे बात कर रहे हैं, लेकिन इस लेवल को कैसे क्रॉस किया जाए, क्योंकि ये भी एक चीज़ हम ज़्यादा हमारी सोसाइटी में देखते हैं। देखिए, मैं एक इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कायल हूँ कि अगर एक ओवर कॉन्फिडेंट या एक कॉन्फिडेंट इंसान है ना, अगर आप उसे कहेंगे कि भाई तुम्हारा क्या कॉन्फिडेंस है, तुम ये कैसे कर रहे हो, उसे क्रिटिसाइज़ करेंगे ना हर रोज़, तो आप देखें उसका कॉन्फिडेंस कैसे शैटर करता है। और इसी तरह एक ऐसे इंसान को आप पकड़ लें जिसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो और आप उसे रोज़ बताएं, एक बात रोज़ाना उसको रिमाइंड कराएं, भाई तुम में बहुत हिम्मत है, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तो आप देखेंगे कि वो किस तरह से चेंज होता है, उसमें कैसे ट्रांजिशन आती है। तो जो आपने इस तरह की बात कही कि इस तरह के लोग होते हैं जो बहुत शर्मीले से होते हैं और इस तरह के होते हैं, तो सबसे पहले जो उनकी सराउंडिंग में जैसे कि आपके लोग हैं वो आइडेंटिफाई करें, उनको इनकरेज करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हर इंसान एक सोशल एनिमल है, वो सब कुछ अपने आप पे नहीं कर सकता, उसे ज़रूरत होती है सपोर्ट की, सपोर्टिंग लोगों की। उसमें आपकी फैमिली भी आ जाती है, फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, जितने भी लोगों के साथ आप उठ रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, वो सभी मैटर करते हैं और वो सभी इस चीज़ में रोल प्ले करते हैं। मनूर, एक और चीज़ इसी से मैं ड्राइव करूंगी डॉक्टर फातिमा आपकी जानिब कि अब तारीफ आपका खून डबल कर देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते कि वो सपोर्ट सिस्टम आपका फैमिली का, फ्रेंड्स का, सर्कल का हो। आजकल सोशल मीडिया एंड इनफैक्ट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मीडिया, इसने भी आपको बिला वजह खुद एतमादी भी दे दी है, ओवर कॉन्फिडेंस भी दे दी है, और आपको बहुत ज़्यादा जब ट्रोलिंग होती है तो आप शैटर्ड भी हो जाते हो। मतलब मीडिया से आपको बहुत कुछ मिल रहा है। अगर 4 फॉलोअर्स हैं आपके तो आपका तो कॉन्फिडेंस लेवल ही, और आजकल तो ब्लॉगर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो तो आप 7वें आसमान पे होते हैं। अगर 4 बंदे सिर्फ तारीफ कर दे कि यार यू लुक सो गुड, आपके बाल बहुत लंबे हैं। बहुत शुक्रिया, पहले तो तारीफ का, लेकिन मैं 7वें आसमान पे नहीं गई अभी तक। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये एक्चुअली महानूर की बात से ही ड्रिवन बात हम कर रहे हैं कि अगर लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं या लोग आपको इनकरेज कर रहे होते हैं, इनकरेज कर रहे होते हैं, बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुझे लगता है कि ये एक सेकेंडरी रोल है। अगर आप प्राइमरी रोल की तरफ जाते हैं तो आप अपने अंदर अपने बारे में खुद क्या सोचते हैं, ये सबसे पहले मैटर करता है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ सेल्फ इस्टीम को रिलेट करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप सेल्फ इस्टीम, आपकी अपने बारे में सोच क्या है, आप क्या अपने बारे में सोचते हैं। मैं बहुत से ऐसे क्लाइंट्स को जानती हूँ, बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके सराउंडिंग्स में सब लोग उनको क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं, लेकिन वो फिर भी अपनी फील्ड में बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका खुद मजबूत है, उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत क्लियर है। इसमें क्लैरिटी बहुत मैटर करती है। बहुत से ऐसे लोग भी, आप तो डेली बेसिस पे मिल रही होती है, बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ को आप जानती होंगी, उनको बहुत सारी तारीफ़ें भी हो रही हैं तो वो अपनी आजिज़ी को नहीं छोड़ रहे हैं। आप बहुत से ऐसे लोगों को जानती होंगी जिनकी वो
मतलब एक फेक सी तारीफ है और वो बहुत ज़्यादा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ जा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली जब हम खुद एतमादी की बात करते हैं तो हरमीत उसमें हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो गलत कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में ऐसे रच बस गए होते हैं कि उनको हम ठीक करना चाहते ही नहीं है। चाहे एक्सटर्नल वर्ड में हमें लोग, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त बाप बहुत कहें कि ये चीज़ गलत है तुम में, लेकिन हमें लगता है नहीं ये ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हरमीत, आपको पता है बहुत सारे लोग बहुत शदीद बदतमीजी करके कहते हैं सॉरी आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप अच्छा आप सॉरी भी कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ये भी कह रहे होते हैं कि नहीं भी सॉरी कर रहे हैं लेकिन मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो बड़बोला हूँ और मैं बोल देता हूँ कुछ भी। भाई अखलाक कहाँ गया, वैल्यूज़ नॉर्म्स कहाँ गई आपकी? ये सारी जो हमने ये दो कंधों पर रख के बंदूकें चलाना शुरू की हुई है ना, डॉक्टर फातिमा आप इस हवाले से क्या कहती हैं कि हम कह देते हैं सॉरी लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ? मतलब व्हाट इज़ दिस? आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप अपनी बात करनी है तो उसका एक तरीका है, वो तरीका क्या होना चाहिए? देखिए सोहा, कम्युनिकेशन की आप जब भी बात करते हैं तो एक 2 वे प्रोसेस होता है और आप जो भी कन्वे करना चाह रहे होते हैं आप हमेशा सोचें कि सुनने वाला किन अल्फाज में सुनना चाहता है जो उसकी समझ में आ रहा हो। ये जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का एक बहाना है ना, वो एक्चुअली आप अपने जहन की बात अपने ही तरीके से दूसरे को समझा रहे होते हैं। जब आप इस चीज़ का ख्याल और ध्यान रखना शुरू कर देंगे कि दूसरा किस तरीके से इन अल्फाज को सुनना चाहता है, तो बहुत सारे मसाइल मेरे ख्याल से हमारे पास क्लाइंट्स आना ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि सारा प्रॉब्लम ही यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपने बात, अपने दिल की बात अपने ही दिल के अंदाज से दूसरे को सुनाई है, तो आप देखिए कि दूसरा उसको कैसे सुनना चाहता है। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का बहाना खत्म हो जाएगा। अच्छा मानूर, एक और चीज मानूर की तरफ आते हैं। मानूर, अगर हम देखें, जाहिर बात है कि बहुत सारे लोग या जो हमारी फील्ड में लोग हैं, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन बहुत होती है। जो टेलीविजन की स्क्रीन पर हम बात करते हैं, स्टेज पर बात करना थोड़ा सा और मुख्तलिफ होता है। वैसे अगर हम बहुत सारे ऐसे नौजवानों को देखते हैं तो उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वो भी जाके स्टेज पर बात करें, वो क्लास के फ्रंट पर जाके बात करें, वो टेलीविजन पर बात करें। अब इसमें बहुत सारे लोग जो है आजकल की जनरेशन की अगर बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं ये फुकदान है कि नहीं जाते इल्म हासिल करने या तजुर्बे की बुनियाद पर। वो समझते कि भाई हाँ, हमें सब कुछ पता है, हम बोल सकते हैं, सब कुछ पता है। तजुर्बे का होना और नॉलेज का होना कितना जरूरी है साथ कंटेंट? वेल, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि योर कॉन्फिडेंस इज़ ऑल्सो बैक्ड बाय योर नॉलेज। अगर जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरी फील्ड में अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि मानूर आप तो बड़ी कॉन्फिडेंस हैं, आप तो मतलब कॉन्फिडेंट, आप तो स्टेज पे जाके बड़ी जो है आराम से बात कर लेती हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं प्रिपेयर नहीं करके गई थी, ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। जब मैं स्टेज पे गई मैंने कहा कोई मसला नहीं है, ये तो टॉपिक पे मैं बात कर लूँगी, मैंने पहले भी बात की है। खैर मैं स्टेज पे गई और मैं वहाँ पे जाके ब्लैंक हो गई और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वो पहली और आखिरी बार थी। और उस दिन मुझे समझ आया कि जो मेरा ये कॉन्फिडेंस है ये मेरी प्रैक्टिस से आता है, ये मेरी नॉलेज से आता है, ये मेरी प्रिपरेशन से आता है। और अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही गिर जाएगा। और अगर उसके बावजूद भी मैं सोचती हूँ कि मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ या फिर मैं कुछ भी बोंगियाँ जाके जिसको कहते हैं स्टेज पे मार दूँ, तो फिर इसका मतलब है कि वो मेरी एक पर्सनालिटी में फॉल्ट है और वो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा मानूर, आपको पता है वो आप जिन बोंगियों की बात कर रही हैं वो पता लग जाता है कि आप बोंगियाँ मार रहे हैं ना, वो अब आपको और मुझे हम इजीली जज कर सकते हैं। अच्छा, खुद एतमादी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके मैं चाहती हूँ कि आप इस पर ज़रूर बात करें डॉक्टर फातिमा। मैं ओह माय गॉड, मसले सारे मैं के, और कोई मसला नहीं है इस दुनिया में। लेकिन आप क्या समझती हैं, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि आपको खुद एतमादी हो कि मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे नहीं आ रहा तो मैं कुछ चंद बात सीख भी सकती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं में ही रहूँ। बिल्कुल। पहली बात तो सोहा के पास सवाल बहुत सख्त हैं क्योंकि ये हार्श रियलिटीज़ है ना हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो मैं का कॉन्सेप्ट है ना, ये शुरू हो जाता है बचपन से। फिर वही बात जो आपने थोड़ी देर पहले बात की कि हम स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं, गोरा बच्चा है तो अच्छा है, खूबसूरत है तो अच्छा है, बाल अच्छे हैं तो अच्छा है, और उसके अंदर वो मैं वाला एलिमेंट साथ साथ आता रहता है। फिर वो अपने आप को भी वैसी क्लैरिटी डेवलप कर लेता है कि मैं वो चीज़ हूँ। सो अगर हमारे किसी सुनने वाले को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे अंदर सेल्फ इस्टीम में कुछ नहीं है, मेरी सिर्फ मैं है, तो वही बात कि आप जो है वो रिहर्सल्स करें अपने उस स्किल के ऊपर, अपने उस काम के ऊपर। जितनी रेपिटेशन करेंगे, जितना उस चीज़ को रिहर्स करेंगे, उतनी आपकी कॉम्पिटेंसी इंक्रीज होगी और फिर आप मैं से निकल के आजी की तरफ आएंगे, लेकिन एक्चुअली आप काम मैं वाला ही कर रहे होंगे। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। और मैं आपको बताऊं सोहा, जब आप काम करना शुरू करते हैं अपने ऊपर तो आपको बहुत सारे गैप्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, वहीं पर आपकी मैं टूट जाती है।
और जब आप अपने गैप्स को देखते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, तो आपको पता चलता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो अभी और सीखना है, मुझे तो अभी और ग्रूम अच्छा, करना जिस हॉल की आप बात कर रही हैं ना, मैं इस चीज़ के बारे में बात करना भी चाहती हूँ। ब्रेक चुकी थी, लेकिन हम ब्रेक में भी इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। अब अगर सोशल मीडिया की हम बात करें, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स ऐसे भी हैं जिनको हम देखते हैं कि अगर हम उनसे इंटरेक्शन करें तो दे कैन नॉट इंटरैक्ट, बट ऑन कैमरा और अपने एक कमरे की जो उनकी दुनिया है उसमें दे आर लाइक हीरोइंस, यू नो, आई एम एवरीथिंग। ये कौन ऐसे मुड़ के मुझे नहीं देखा, और करीना कपूर टाइप ना। आप क्या समझती हैं कि ये कितना ज़रूरी है कि दुनिया, उनका कैनवस कौन बनाता है? वो कैनवस एक कमरा है, उसी में वो खुश हैं और उसी में इन्फ्लुएंस कर रही हैं। देखिए, ये पॉसिबल हो सकता है कि शायद वो किसी किस्म के इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स से गुजर रहे हैं, जो वो दुनिया के सामने इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन अपनी एक दुनिया के अंदर वो काम करते हैं, और फिर अपने कंफर्ट जोन के अंदर जो उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, जो भी अपने लिए दिखाने के लिए बनाया है, हाँ। और वो बाद में लोगों के कंफर्ट जोन के अंदर उनको दिखा रहे हैं। इट मीन्स कि वो डायरेक्टली लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम सारी यहाँ पर आती है। लेकिन देखें, अगर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपने वहाँ से भी स्टार्ट ले लिया, इट मीन्स एक टाइम आएगा कि आप लोगों के अंदर जाके भी बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये चीज़ भी कहीं ना कहीं रिहर्सल, रेपिटेशन से रिलेट कर रही होती है। आप 2, 4 बार, 10 बार, 15 बार कमरे के अंदर अपने आप से बात करेंगे, फिर मौका आएगा आप 2 लोगों से बात करेंगे, फिर 10 से बात करेंगे, फिर बहुत सारे लोगों से मतलब बात आप करेंगे। कहना चाह रही हैं कि लर्निंग प्रोसेस का इनिशिएटिव जो है वो आप बिल्कुल, यहाँ से ले सकते हैं, बट बिल्कुल। इसको आप हतमी समझ लें, ये तो खैर ये नहीं नहीं होता। हो सकता। एक जगह मैंने पढ़ा था, महानूर, व्हेन यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। ओह माय गॉड, ये फंस गई ना मेरे दिमाग में एक लाइन। लेकिन ये वही वाली बात जो आप कह रही हैं कि जब कंटेंट नहीं होता ना तो आप बात, अच्छा कॉन्फिडेंस में अक्सर औकात आपको पता है जब लोग सिखाते हैं या ट्रेनिंग होती है तो लोग कहते हैं अगर आप किसी की आंखों में नहीं देख सकते तो उसके माथे पे देखना शुरू कर दें, उसको लगेगा कि आप उसकी आंखों में देख रहे हैं। इस तरह की जो टिप्स होती हैं वो एक्सटर्नली तो आपको कॉन्फिडेंट बना देती हैं, लेकिन इंटरनल पे काम कौन करेगा? ये जिसको कहते हैं, हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि हम लोग जो है ना शॉर्टकट बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं। हाँ। हम जो है ना, हम कहते हैं कि कोई जुगाड़ हमें मिल जाए। बिल्कुल ठीक। हमने जिसको कहते हैं लंबा रास्ता नहीं अपनाना, अपने पे काम नहीं करना, हमने ये नहीं देखना, अपने अंदर नहीं खोजना हमने कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या है, और अगर हमें कोई वैसे ही। बताएगा भी तो हम जो है ना उससे भागेंगे हम। और पहली बात तो ये कि इतने ऑनेस्ट लोग हमारी सोसाइटी में, या फिर अगर हमारे पेरेंट्स ही इतने ऑनेस्ट हो जाएं कि वो हमें बताएं कि किन चीज़ों के ऊपर आपने बेटा काम करना है, वो भी बायस्ड हो जाते हैं, तो शायद ये चीज़ कभी हो ही ना। लेकिन फिर हम ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो कि इस तरह के, जिसको कहते हैं ना जुगाड़ टाइप, हमें टिप्स बताते हैं कि ऐसे तो फिर हम करें। उन पर रिलाय करने लग जाते हैं। लेकिन फिर रियल कॉन्फिडेंस तो हरमीत नहीं आता ऐसे। वो नहीं आता, जी हरमीत। अच्छा, जारी बात है कि हमारी भी कोशिश है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसको पूरी किए जाए। आप देखती हैं कि डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा कि अगर हम देखें कॉलेज की बात करते हैं सेमेस्टर वाइज या फिर प्रेजेंटेशन में, बहुत सारी चीज़ों पर जो है ध्यान कोशिश होती है कि भैया हम प्रेजेंटेशन बड़े इस तरीके से कर लें, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेजेंटेशन के टाइम कहीं ना कहीं गायब भी हो जाता है। इसको कैसे किया जाए कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं, ये कोताही है, ये कमियां, इसको दूर करके आप क्लास के सामने जा सकते हैं, या कहीं स्टेज की तरफ जाना है तो जो कहीं ना कहीं हम सांस का भारी फील करना या कहीं पाँव जो लड़खड़ाते हैं, इस चीज़ के इस नफसियाती तौर पर इससे कैसे निकल जा सकता है? अच्छा, ये बहुत कॉमन है। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो बड़ा कॉन्फिडेंटली जाके बोल लेते हैं। बहुत से लोगों को पहले थोड़ी सी नर्वसनेस होती है। इसमें एक बहुत कॉमन और बहुत आसान टेक्निक है जिसको मिरर टेक्निक कहते हैं, कि आपने जो चीज़ सुबह जाके लोगों के सामने बोलनी है, एक दफ़ा शीशे के सामने जाएं और अपने आप से बात करें और ये सोचें कि जो सामने वाला है ये एक्चुअली कोई और है, ये मैं नहीं हूँ। तो जब आप बात करें आपको पता चल रहा है मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कैसे हिलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मेरे 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 फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मैं कैसे कन्वे कर रहा हूँ। सो ये बड़ी एक अच्छी टेक्निक है। फिर क्या होता है, एक्चुअली जब आप स्टेज पे जाकर नर्वस हो रहे होते हैं ना, तो आप यही सोच रहे होते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं क्या तो जब आपने रात को वो मिरर में कर लिया तो आपको बड़ी क्लैरिटी आ गई है कि मैं कैसा बोलता हूँ, मैं कब रुकता हूँ, कब ठहरता हूँ। सो वो सारी चीज़ें आपकी मिरर टेक्निक से। प्लस देखिए, ये जो प्रेजेंटेशंस और ये सारा जो आपका टेन्योर होता है, ये बच्चों को समझना चाहिए बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है इनको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करने के लिए, कि आपने लोगों के सामने जाके अगर वो ये चीज़ सोचना शुरू कर दें कि ये हमारी तैयारी हो रही है, तो वो खुद ब खुद अगर थोड़े से गैप्स आ भी जाते हैं तो उसका कोई पास्ट क्रिएट नहीं कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम उनको चाहिए कि उसको बेहतर करने की कोशिश करें। मतलब कोई स्टिक एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ऐसे तो ऐसे ही है, आप उसे मोल्ड कर सकते हो किसी न किसी एंगल से। बिल्कुल कर। अच्छा, बच्चों की अगर हम बात करें तो अब बल्कि अब ग्रोइंग एज की थोड़ी बात कर लेते हैं। हमारे
हमारे पास बहुत सारी गेमिंग्स हैं, बहुत सारा सोशल मीडिया के अलावा ऐसे प्लेटफॉर्म है, अगर हम यूट्यूब की बात करें, अब अक्सर औकात बच्चे अपने आप को रिलेट करते हैं, आई एम लाइक समवन, कुछ सिमिलैरिटीज़ बच्चों की हो जाती है, वो अपने आप को, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो अपने आप को एवरी लिविंग समझती है कि यार हम बहुत अच्छा गा सकते हैं, उनको इतना फॉलो करना, उनको उनके जैसे कपड़े पहनना। आप क्या समझती हैं कि अगर ये हम रोल मॉडल रखते हैं तो इसमें चूज़ करने का, इंतखाब का कितना बड़ा एक अहम किरदार होता है? बिल्कुल सोहा, इंतखाब करने का किरदार तो है, लेकिन ये कि अगर उसी टाइम पे मेंटोरिंग ठीक से हो रही है, पेरेंटिंग स्टाइल ठीक है, पेरेंट्स देख रहे हैं कि ये किसको फॉलो कर रहा है। अब एक लड़का अगर एक अपने लिए फीमेल रोल मॉडल रख लेता है तो उसके लिए तो वो आने वाली लाइफ में प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो आप, मुझे लगता है कि बच्चों के लिए रोल मॉडल होने चाहिए ताकि वो फॉलो करें, उनके जैसी बात करने की कोशिश करें, उनकी तरह चीज़ों को कन्वे करें, अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करें। लेकिन ये कि रोल मॉडल की ठीक से सिलेक्शन, उसमें पेरेंट्स का बहुत अहम किरदार होना चाहिए। बिल्कुल। और आपको इस चीज़ का खास ख्याल भी रखना चाहिए कि आपके बच्चे स्क्रीन टाइम में क्या देख रहे हैं। बिल्कुल, यही सब कुछ होता है आज के ज़माने में, तो खैर यही सब कुछ है। मानूर, क्या एक ऐसी काइंड टिप देंगी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की या खुद एतमादी की, जिसकी प्रैक्टिस के बाद आप इस चीज़ को ऐसे अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं देखने वालों को? मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा आपकी सेल्फ अवेयरनेस से। सबसे पहले खुद को देखें, खुद को जानने की कोशिश करें कि आप क्या हैं, खुद का रियलिटी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं कि एक पेपर लें, उसके ऊपर लिखें कि भाई ये मेरे प्लस पॉइंट्स हैं और ये मेरे जो हैं वो वीक पॉइंट्स हैं। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे ना तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वो लिखी हुई चीज़ एक आपके सामने नज़र आएगी कि ये मेरी शीट है। ठीक है, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करें। वो जो कॉपी है, वो जो नोट में आप लिखेंगे, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हम लोग लिखते नहीं हैं, हम लोग कहते हैं कि हाँ ये ठीक है और फिर हम भूल जाते हैं। तो हमेशा उस नोट को रेफ़र करें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी पर्सनालिटी में वो चीज़ें ठीक करने की कोशिश करें। अगर आप खुद ही विलिंग नहीं हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता। और मानूर, एक और बात, ये वो तमाम चीज़ें जो कि लोग हमें कहते हैं, तो फिर लोगों के कहने से बेहतर है कि आप खुद ही इस पर काम कर लें। वो कहते नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें वैलिडेशन चाहिए होती है, हमारा सपोर्ट सिस्टम हमारे घर वाले ही होते हैं, लेकिन जो काम आप अपने लिए खुद कर सकते हैं वो कोई भी और दूसरा तीसरा नहीं कर सकता। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस, और आपकी क्रिटिक के लिए भी आपसे बेहतर आपके पास कोई नहीं है। बस आपने खुद पे काम करना, यही खुद एतमादी है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस के बाद आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो प्रोग्राम के अख्ताम पे आपको पता है कि हम नहीं भूलते उन तमाम ऐसी पर्सनालिटीज़ को, वो तमाम शख्सियात जिनका बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान को, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इतनी खूबसूरती से उन्होंने पेश किया। तो आज हम याद करेंगे आज के दिन की मुनासबत से कि आज तारीख़ क्या है। अगर आप कैलेंडर निकाल के देखें तो यकीनन हमारे बड़े जो हैं वो ऐसे दिनों को बहुत ज़्यादा याद रखते हैं। वर्सटाइल अदाकार सलीम नासिर जो हैं, आज उनकी 34वीं बरसी मनाई जा रही है। आपको पता है तक़सीम हिंद के बाद कराची में उन्होंने सुकूनत इख्तियार की और अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहे। बेशुमार ऐसे ड्रामे, मूवीज़ उन्होंने की। लेकिन अगर हम बात करें अनवर मकसूद की तहरीर करदा आंगन टेढ़ा, तो उसमें जो उनका किरदार था यकीनन अकबर का किरदार था, और उस किरदार के बाद वो किस तरह से अमर हुए कि रहती दुनिया तक उस किरदार को और उनकी अदाकारी को हमेशा हरमीत याद रखा जाएगा। बिल्कुल सुहा, अगर हम बात करें, बहुत से कम अदाकार ऐसे हैं कि कम मुद्दत में बहुत पजीराई उनको मिली है। इन्होंने 10 फिल्मों में काम की और पहली फिल्म बुरी तरह फ्लॉप भी हुई थी, लेकिन इनका ज़ैबुल निसा में एक ज़बरदस्त किस्म का किरदार था और वो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पे फिल्माया गया था। वो रोल इसको दिया गया था और उस रोल में एक चीज़ जो इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से वो पोइट्री बोली, फिर उसमें एक एक डायलॉग जो है उसमें जिस तरीके से इन्होंने उनके जो एक्सप्रेशन चेहरे के और कहीं ना कहीं दुख के जो आसार थे, कहीं ना कहीं वो शहनशाहियत, कहीं ना कहीं वो मुगल का दौर, वो सारी चीजें आपको उस कैरेक्टर में नजर आएंगी। और फिर उन्होंने 10 फिल्मों में, मेरे ख्याल में आखिरी फिल्म थी किस नाम से पुकारूं, और ये उनकी आखिरी फिल्म थी। उसके बाद उन्होंने छोटी स्क्रीन पर ही है, और छोटी स्क्रीन पर आपने जो आंगन टेढ़ा की बात की, निशान हैदर काफी वायरल थी, और इसी तरह बहुत सारे ड्रामे जो हैं। एक और चीज, एक तो आंगन, ये जो नागपुर से आए, कराची सुकूनत इख्तियार की, लेकिन ये पश्तो स्पीकर थे, पठान थे,
और फिर बड़ी बात है कि पठानों में उस वक्त फिल्मों में जाना या ड्रामा या गुलकारी की तरफ जाना बड़ा मायूब समझा जाता था उस वक्त, और फिर बहुत ज्यादा मसाइल भी थे उनके बावजूद, लेकिन उन्होंने उर्दू बड़ी कमाल की बोली, साथ साथ पश्तो में भी वो उसी तरह रवानगी थी। हालांकि हिंदुस्तान में रहने के बावजूद और कराची में ये सारा कुछ होने के बावजूद वो पश्तो उसी तरह बोलते थे। तो बड़ी कम उम्र में आप कह सकते हैं कि पहला अटैक होता है, उसमें ये जानवर होते हैं, दूसरा अटैक जब होता है तो कुदरत उनको दूसरा जीने का मौका नहीं देती और वो दम तोड़ जाते हैं। लेकिन बहरहाल बड़े कमाल का उनका अंदाज था और फनी करियर पे जितनी बातें आपने की हैं और जितना खूबसूरती के उनके किरदारों का जिक्र और तस्करा आपने कर दिया है, मेरे ख्याल से वो तमाम किरदार जो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से निभाए उससे कुछ झलके हमारे पास है। क्या लोगों के चेहरों पे बेशुमार मुस्कुराहटें बिखेरने वाले आज चूँकि इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन हमारे दिलों में ज़िंदा है और हमेशा हमारे दिलों में ऐसे ही ज़िंदा रहेंगे। हमने आज एक और शख्सियत को याद कर, उनका नाम है, उन्हें बेसिकली ज़ुबैदा खानम कहते हैं। और अगर हम उनके नाम की बात करें तो यकीनन उनके नाम के साथ हमें अदाकार भी लगाना चाहिए और अदाकारा भी लगाना चाहिए और गुलकारा भी लगाना चाहिए। वो इसलिए कि तक़सीम हिंद के बाद आपको पता है कि लाहौर में वो हिजरत करके तशरीफ़ लाएँ और अपने शौक़ की वजह से उन्होंने बहुत प्लेबैक सिंगिंग में जो उनका नाम है वो रहती दुनिया तक रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मौके भी हरमीत उनकी ज़िंदगी में आए जब उन्होंने अदाकारी के जौहर भी दिखाए और उसको भी लोगों ने यकीनन उतना ही ज़्यादा पसंद किया। उनके जो फैंस थे उन्होंने ना सिर्फ उनके गाने को, उनकी आवाज़ को, उनकी मौसीकी को, बल्कि उनकी अदाकारी को भी बहुत पसंद किया। बात है आए मौसम रंगीले सुहाने तो छुट्टी लेके आ जा बालमा। लेकिन खैर जिसे सबक याद ये तेरी उल्फत में सनम, मेरे ख्याल में जितने भी दिल टूटे होते हैं ना, टूटे दिलों को इस किस्म के गाने बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन जुबैदा खानम साहिबा की बात की जाए तो एक ऐसी गुलकारा, अदाकारा, एक्सप्रेशन, अगर मैं बात करूं सुहा, माजी की जितनी भी अदाकारा हैं, जितने भी सिंगर आप निकाल दें तो कहीं ना कहीं जब वो गाते हैं उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशन हैं, हर जो आगे डिलीवर करना है उन्होंने वो जो अल्फाज का जो चुनाव होता है तो मेरे ख्याल में उसके साथ एक्सप्रेशन भी बदलते रहते हैं। जुबैदा खानम मेरे ख्याल में वो सिंगर थी जो 50s में 60s में जितनी भी बड़ी मशहूर अदाकाराएं थी, चाहे वो हिंदुस्तान की थी या पाकिस्तान की थी, एक ही चीज उनकी ख्वाहिश होती थी कि इन्हीं का गाना उन पर फिल्माया जाए। और यकीन माने कि जो भी गाती थी कमाल का गाती थी और जिस फिल्म में इन्होंने गाया वो कमाल का हिट हुआ। कहीं ना कहीं फिल्म ना हिट हुई तो गाने ने धूम मचाई बरसगीर में, आप ये कह सकती हैं। तो मेरे ख्याल में बड़े कम ऐसे लोग होते हैं कि एक्सप्रेशन के साथ गुलकारी, अदाकारी, वो सारी चीजें इस दुनिया के स्टेज पर निभा के चले जाते हैं कि रहती दुनिया तक भी उनको उसी तरह याद किया जाता है। और हरमीत ऐसे लोगों को हम कहते हैं हर फन मौला। मतलब अगर आप अदाकारी की बात करें, मौसीकारी की बात करें, हर एक शोबा जिसमें उन्होंने अपने किरदार को निभाने की कोशिश की और अपने अदाकारी के जौहर दिखाए, अपने आवाज़ का जादू जगाया, रहती दुनिया तक उन्हें यकीनन ऐसे ही याद रखा जाएगा। और पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तानी कौम की बात करें तो पूरी दुनिया के सामने ना सिर्फ अपने आर्ट को रिप्रेजेंट करना बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना एक तवील अलालत रही उनकी। क्योंकि हम उनकी ज़िंदगी पर चूँकि बात कर रहे हैं तो आखिरी आयाम जो हैं वो उन्होंने अलालत में गुजारे, काफ़ी बीमार थी और उसके बाद फिर जो इस जहान फ़ानी से जब उन्होंने कूच किया तो एक बड़ी तादाद, कुछ ऐसे पिक्चर्स और वीडियोस हमारे पास रह जाती हैं याद की सूरत में, जब बड़ी तादाद में उनके फैंस, उनके चाहने वाले पूरे पाकिस्तान से निकले और उन्होंने उनके आखिरी दीदार के लिए उस मकाम पर पहुँचे जहाँ पर इन्हें सुपुर्द खाक किया गया। और आज यकीनन जो देखने वाले हमारे उनके फैंस, उनके गानों को आज भी रीमिक्स के तौर पर जब आज की नौजवान नस्ल सुनती है तो उम्मीद वो भी उतना ही ज़्यादा इंजॉय करती है जितने हमारे बड़े किया करते थे। तो मेरे ख्याल से आज उनको याद करने का दिन है तो हम गुड मॉर्निंग पब्लिक के प्लेटफॉर्म से उनको याद करते हैं। अल्लाह पाक उन्हें गरीब की रहमत करें, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और ऐसे हम याद भी करते रहेंगे। आपसे लेनी है इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात कल करेंगे नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। आपका रिव्यू जो है वो ऑन एंड ऑफ सोशल मीडिया पर हमें मिलता रहता है, हमें टैग करते रहा करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।